बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये मेरा दूसरा लेक्चर है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से। तो आज की ये चैप्टर में ये जानते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन सी ख़ास ऑर्गन्स, कौन से ख़ास अज़ा हैं जो कि अहम रोल अदा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन था वहाँ पे ब्रेन, दिमाग ख़ास रोल अदा किया करता था। वहाँ पे नर्व्स वहाँ पे निकले हुए थे, वो अपने रोल अदा करते थे, मैसेज को मुख्तलिफ टारगेट एरिया तक ले जाते थे। तो आज जानते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि ख़ास रोल अदा करते हैं। तो देख लीजिए केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है ग्लेड्स, एक हार्मोन्स। तो सबसे पहले आपको ये दो चीज़ें जानना चाहिए कि ग्लेड्स क्या है और हार्मोन्स क्या है। ग्लेड्स और हार्मोन्स का डिफरेंस कर ले, फर्क जाने। ग्लेड्स जिस्म के अंदर कोई भी ऐसा टिश्यू, कोई भी ऐसा गोश्त का टुकड़ा जहाँ पे वो कोई ना कोई केमिकल खारिज कर रहा हो और वो केमिकल फिर जाके कोई ख़ास फंक्शन दे रहा हो, उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड। यानी कोई भी ऑर्गन जो केमिकल खारिज कर रहा हो और वो केमिकल जाके कोई ख़ास फंक्शन दे रहा हो, उसको ग्लैंड्स कहते हैं। और ये इसका डेफिनेशन है, लिखा है ग्लैंड्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडीज। और इसी तरह फिर हार्मोन्स क्या है, ये जो ग्लैंड है जो केमिकल खारिज करते हैं, अगर ये केमिकल कोई मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा हो, गौर से बात सुनिए, ये बात गौर से समझिए। आर ग्लैंड्स हार्मोन्स खारिज नहीं करते हैं। तो अगर जो केमिकल्स ग्लैंड ने खारिज कर दिया और ये ग्लैंड्स एक मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा हो, तो उसको हम लोग फिर हार्मोन्स कह सकते हैं। अगर ये तैयारशुदा जो प्रोडक्ट है, जो केमिकल्स उसने तैयार किया है, वो मैसेंजर के तौर पे काम नहीं कर सकता हो, उस वक्त उसको हार्मोन्स नहीं कह सकते। तो इसी बुनियाद पे ग्लैंड्स को दो ग्रुप में रखा गया। ग्लैंड्स को दो ग्रुप में रखा गया। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इनको दो ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, एक को एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। जानते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में खास फर्क क्या है। पहले जानते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। ये जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, secrete other substance like digestive enzymes, milk, sweet, biles and root bile ducts। ये प्रक्रिया जाने मुकम्मल कहानी का पता चल जाता है। ये जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, ये कोई और चीज़ खारिज करते हैं, यानी secrete other substance मुराद यानी हार्मोन्स खारिज नहीं करते, कोई और केमिकल्स खारिज करते हैं। वो केमिकल क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। हमारे मैदे के पास एंजाइम्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, पैंक्रियास के अंदर तैयार होते हैं, मैदे के पास आ जाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास जो एंजाइम्स आते हैं, लीवर से आते हैं। यानी वो एंजाइम्स जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम जहाँ पे तैयार हो रहा है, वो उसको ग्लैंड कहते हैं, मगर वो एक पाइप के जरिए उस ग्लैंड तक पहुँचा देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसी तरह मिल्क, एक फीमेल के सीने में दूध बन रहा हो, अभी ये दूध कहाँ पे तैयार हो रहा है, ग्लैंड के अंदर तैयार होता है। क्या ये मिल्क कोई पैगाम ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता, तो इसको हार्मोन्स कहना चाहिए या नहीं। इसको हार्मोन्स कैसे कहेंगे, हार्मोन्स का काम ये है कि पैगाम ले जाए, मैसेंजर, एक मैसेज के तौर पे काम कर ले, मैसेंजर के तौर पे काम कर ले, मगर मिल्क के पास इस लायक नहीं है। तो एक प्रोडक्ट है। और इसी तरह स्वीट, पसीना, पसीना जिसम के अंदर जाकर तैयार होता है, वो जिसम के बाहर जो आ जाता है, ये खून की नाली के पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट एक पाइप के जरिए, एक चैनल के जरिए जिसम से बाहर आ जाएगी। बाहर से जो हमारे लीवर में तैयार होते हैं, वहाँ पे लीवर के अंदर तैयार हो जाता है, क्योंकि लीवर से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास एक पाइप लाइन के जरिए चली जाती है। तो ये मैंने एक फ्लक्स लिखा है, डक्ट। यहाँ पे जो भी चीज़ें बनते हैं, एक टारगेट एरिया तक एक पाइपलाइन के जरिए, एक चैनल के जरिए पहुँच सकते हैं, एक डक्ट के जरिए, एक पाइप के जरिए जा सकते हैं। ये बात आपको ऐसे में रखना कि एक्सोक्राइन के अपने एक पाइपलाइन होते हैं, जो हार्मोन्स तैयार करते हैं, वो उसको एक चैनल, एक पाइप के जरिए एक टारगेट एरिया तक पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, वो केमिकल्स जिसके अंदर बन रहा है उसको हम हार्मोन्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो बनी हुई केमिकल्स है, ये एक मैसेंजर के तौर पे काम कर सकते हैं। और दूसरा खास डिफरेंस ये है, इसकी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड के पास कोई खास चैनल नहीं है, कोई खास पाइप लाइन नहीं है कि वो अपने हार्मोन्स को एक टारगेट एरिया तक भेज सके।
वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो हार्मोन्स बन जाते हैं वो डायरेक्ट खून की नाली के अंदर डाल दिया जाता है। फिर जिस्म के अंदर खून सर्कुलेशन करते रहते हैं, यानी 24 घंटे ये सिलसिला जारी है। तो जब ये खून के अंदर डाला जाता है एक टारगेट एरिया के पास भेज दिया जाता है। मिसाल के तौर पर गुर्दों को एक किस्म की हार्मोन्स ADH हार्मोन्स गुर्दों के लिए चाहिए। अभी ये गुर्दों के पास कैसे जाएगा, ADH जहाँ पे तैयार हो रहा है, ADH कहाँ पे तैयार हो जाता है, ADH हाइपोथैलेमस के अंदर तैयार हो रहा है। तो वहाँ से ये खून के अंदर जब डाला जाता है, खून के अंदर गर्दिश करते करते डायरेक्ट जाके गुर्दों के पास चला जाता है। अभी बच्चों के ज़हन में यही सवाल पैदा हो रहा हो कि तो पूरी बॉडी के अंदर चक्कर लगा रहा होता है, ये कहीं और क्यों नहीं चले जाते। देख लीजिए, हार्मोन्स एक मैसेंजर है। हार्मोन्स उन सेल के पास जा सकता है जिनके पास रिसेप्टर्स हो, जिनके पास वहाँ पे सिग्नल दिया जा रहा हो, वहाँ पे एंटेना मौजूद हो। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है, आमतौर जब आप अपने रिश्तेदार में से किसी का नंबर, रिश्तेदार तो आपके बहुत से होंगे, जिसका नंबर आप डायल करना चाहते हैं, गिनती डायरेक्ट उसी के पास चली जाती है। आपके करीब बैठा हुआ आपका रिश्तेदार, उसके पास आपकी गिनती नहीं जाएगी। क्यों उसके पास जाएगी, क्योंकि जो नंबर आपने डायल किया हुआ है वो नंबर उसकी मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है, यानी वहाँ पे उसको सिग्नल दिया जा रहा है, वहाँ पे उसको रिसेप्टर उसके पास है, उसका सिम का रिसेप्टर है उसके पास है। चाहे ये जितना भी आपके करीब हो, यहाँ से गुजर के उसके पास जाएगी। तो यह भी हार्मोन्स जो टारगेट एरिया तक चले जाते हैं, ये भी इसी तरीके से अर्क्स के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अर्क्स के पास उसका एंटेना, इसका रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। जिसके पास वो रिसेप्टर मौजूद हो उसके पास ही जाएगी। तो बात ये बताना चाह रहा था कि एंडोक्राइन से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो खून की नाली के जरिए टारगेट एरिया तक चले जाते हैं। अभी एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स है, आइए जानते हैं। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपोथैलेमस तो दिमाग का हिस्सा है, ये तो ब्रेन है, ये तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। बिल्कुल नर्वस कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है, मगर ये हाइपोथैलेमस, ये गोश्त का टुकड़ा, ये जो दिमाग है, इसके पास ये सलाहियत है कि हार्मोन्स भी खर्च करें। ये इम्पल्सिस करंट नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो सिग्नल पैदा हो रहे थे, तो ये हाइपोथैलेमस सिग्नल भी दे सकते हैं, मगर साथ साथ एक केमिकल हार्मोन्स भी खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा भी बन सकता है। तो यहाँ से हार्मोन्स खर्च करते हैं। हाइपोथैलेमस की बिल्कुल नीचे यहाँ पे दो तेले लटक रहे होते हैं, उन तीनों को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के अंडर आ जाते हैं, यानी पैगाम हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को देना है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने बाकी जो हार्मोन्स हैं उनको पैगाम जारी करना कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। इसके बाद जब थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड तो हमारे जिसम के अंदर बहुत से हैं, मगर आपके बुक में कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड दी हुई, वही उन्हीं ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है, आपको नजर आ रहा है, जो रीड करके नजर आ रहा है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर आ जाता है। और इसी तरह ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये आप समझिए कि थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के पीछे वाली साइड पे 4 थायराइड, 4 और ग्लैंड्स लगे हुए हैं। देखिए जो ग्लैंड डार्ट नजर आ रहा है, इससे मुराद इसके पीछे, क्योंकि मैं पीछे नहीं दिखा सकता था, मैंने ऊपर से ऊपर डार्ट लगाई ताकि आपको समझ आ सके। ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पीछे थायराइड ग्लैंड से मौजूद है। और इसी तरह पैंक्रियाटिक ग्लैंड, जो पैंक्रियाज है, इसको हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं, ये मैदे के साथ लगा हुआ एक गोश्त का टुकड़ा है। इसके पास जैसे हाइपोथैलेमस के पास 2 स्लाइड थे, या फिर पैंक्रियाज के पास भी 2 स्लाइड है। पैंक्रियाज एंडोक्राइन का हिस्सा नहीं बन सकता है, एक्सोक्राइन का भी बन सकता है, क्योंकि ये पैंक्रियाज जो है हार्मोन्स भी खर्च कर सकते हैं, ऐसे केमिकल भी खर्च कर सकते हैं जो मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा हो, और ऐसे केमिकल भी खर्च करते हैं जो एंजाइम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। और पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स तैयार करते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक पाइपलाइन, एक ट्रे के जरिए, एक नाली के जरिए हमारे डाइजेस्टिव ट्रे के पास ले जाते हैं। ये बात ध्यान रखें, इसीलिए इसको एक्सोक्राइन का हिस्सा कहते हैं कि एक्सोक्राइन का हिस्सा है। और इसी पैंक्रियाज के पास ये सलाहियत भी कि वो एक केमिकल को खारिज कर ले, वो केमिकल फिर एक मैसेंजर के तौर पे काम कर ले। ये इस केमिकल को एक पाइपलाइन के जरिए नहीं, डायरेक्ट खून के अंदर लीड कर देते हैं, खून के जरिए एक टारगेट एरिया तक भेज देते हैं।
तो ये से मुराद ये कि पैंक्रियाज जो है ना, यहाँ पे जो चीज़ें तैयार हो रही है वो दो तरह की हमें वो दे सकते हैं, एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी। इसके बाद गुर्दे के ऊपर ये जो रेड कलर की ये गुर्दा है, इसके ऊपर ग्लैंड्स मौजूद है, ये और ये। इस ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं और ये ग्लैंड्स एक स्पेसिफिक हार्मोन तैयार करते हैं। और इसके बाद फीमेल, अगर फीमेल हो, बशर्ते ये कि ये फीमेल हो, फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं, ओवरीज के अंदर अलग से हार्मोन तैयार होते हैं। अगर मेल हो तो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं। ये ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स से मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स तैयार करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। अभी आए जाते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की केमिकल नेचर को जानते हैं। केमिकल्स, ये जो हार्मोन्स बना हुआ है ये केमिकल है, मगर किस चीज़ का बना हुआ है? आइए देख लेते हैं, वन बाय वन जानते हैं कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ पे तैयार हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पहले पता है कि एंजाइम्स एक प्रोटीन है। एंजाइम्स का फंक्शन और हार्मोन्स का फंक्शन ये बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, इसमें एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। बच्चे जाने हार्मोन्स और एंजाइम्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ज़मीन और आसमान का फर्क है। एंजाइम्स का जो नेचर है, उसका जो फंक्शन है एंजाइम्स का, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। इसको हम एक्सीलेटर कह सकते हैं। एंजाइम्स को क्या कह सकते हैं? एक्सीलेटर, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। और जो हार्मोन्स है ये एक्सीलेटर के तौर पे काम नहीं कर सकते, किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर सकते हैं। इसके पास ये सलाहियत नहीं है, मगर इसके पास कोई और सलाहियत है, मैसेंजर। ये पैगाम ले जा सकते हैं। ये तो इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटर। हार्मोन्स रेगुलेटर है, एंजाइम्स एक्सीलेटर है। ये बात से में रख ले, एग्जाम में भी आ सकता है। कोई ऑप्शन दिया होगा कि व्हाट इज एक्सीलेटर, वहाँ पे आंसर एंजाइम्स भी दिया होगा, हार्मोन्स भी दिया होगा और भी ऑप्शन दिए होंगे। तो आप लोगों को ये जानना है कि रेगुलेटर हार्मोन्स है, एक्सीलेटर एंजाइम्स है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका केमिकल नेचर जितने भी एंजाइम्स है प्रोटीन की बनी हुई है, मगर हार्मोन्स का जो केमिकल नेचर है जाते हैं मुख्तलिफ इसके केमिकल नेचर हो सकते हैं। ये स्टीरॉयड भी हो सकता है, अमीनो एसिड ड्राइव भी हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीनियस ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सारे हो सकते हैं। कौन कौन से स्टीरॉयड है, कौन कौन से अमीनो एसिड है, इसको जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तीन अलग अलग हार्मोन्स हैं। ये तीनों स्टीरॉयड हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। अच्छा, ये सबसे पहले ये जो नाम्स है आप लोगों ने ये नाम्स को याद रखना है, रट्टा लगाना हो या जो भी करना हो, ये नाम्स याद रखें। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आगे जाएंगे हर ग्रेड्स को डिटेल से आगे पढ़ेंगे तो हर ग्रेड से अलग अलग से हार्मोन्स तैयार होते हैं, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कौन सा हार्मोन्स कहाँ पे तैयार हो। तो सबसे पहले रट्टा लगा ले। अब ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टी से तैयार होते हैं। टेस्टोस्टेरोन नाम से पता चल जाता है कि ये मेल के अंदर तैयार होते हैं, टेस्टी से तैयार होते हैं। और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स फीमेल के ओवरीज के अंदर, ये सेक्स हार्मोन्स है, फीमेल के अंदर तैयार होते हैं। और इसी तरह जो हार्मोन के बने हुए हैं T3, T4, ये दो हार्मोन्स कहाँ पे तैयार होते हैं? ये थायराइड ग्लैंड के अंदर तैयार होते हैं। नोट कर ले, T3, T4 अमीनो एसिड के बने हुए हार्मोन्स हैं और ये थायराइड ग्लैंड के अंदर तैयार होते हैं। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, नाम समझिए, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन कहाँ पे तैयार हो रहा है? ये जो तैयार हो रहा है ये एड्रिनल ग्लैंड, गुर्दे के ऊपर जो बड़े हुए ग्लैंड है यहाँ पे तैयार होते हैं, मगर इसका केमिकल नेचर अमीनो एसिड। इसके बाद देखिए पॉलीपेप्टाइड, यानी बहुत से अमीनो एसिड मिलके इसको बनाया है। ये ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन, विसोप्रेसिन, ACTH, कैल्सिटोनिन। अभी ऑक्सीटोसिन का भी तैयार हो रहा है। ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस तैयार करते हैं। नोट कर ले, ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस तैयार करते हैं। विसोप्रेसिन, जिसको हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, विसोप्रेसिन, ये फिर से डायरेक्ट हाइपोथैलेमस तैयार करते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर डायरेक्ट तैयार होते हैं। एक है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रेनो, ए से मुराद एड्रेनो, एड्रेनो एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनल ग्लैंड के अंदर तैयार होते हैं। गुर्दे के ऊपर पड़ा हुआ एड्रेनल ग्लैंड है,
इसीलिए इसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। एक है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के अंदर तैयार होते हैं। कैल्सिटोनिन और T3 T4 ये दोनों थायराइड ग्लैंड के अंदर तैयार होते हैं, ये बात आपको नोट करना। एक और है पेराथ हार्मोन्स, ये भी पॉलीपेप्टाइड है, पेराथ हार्मोन्स। मगर पेराथ हार्मोन्स खुद कहाँ पे तैयार हो रहा है? याद है कि पेराथायरॉइड ग्लैंड, नाम दोनों का सेम है, पेराथ हार्मोन्स, पेराथायरॉइड ग्लैंड्स। तो इसी बात ये पेराथायरॉइड के अंदर तैयार होते हैं। प्रोटीनियस इसका नेचर है, जो प्रोटीनियस नेचर है वो क्या है? सोमाटोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसको लोग ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स भी इसको कहते हैं। ये कहाँ पे तैयार हो रहा है? ये फिर से थायराइड, ये हाइपोथैलेमस डायरेक्ट तैयार करके टारगेट एरिया के पास भेज सकते हैं। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन्स प्रोटीनियस इन नेचर। इंसुलिन, ये तो बहुत मशहूर हार्मोन्स है। इंसुलिन कहाँ पे तैयार हो रहा है? पैंक्रियास के अंदर तैयार होते हैं। इंसुलिन जो ग्लाइकोप्रोटीन की बने हुए, नाम से पता चल जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कोई भी ग्लाइकोजन या ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में मिला हो, उसका बना हुआ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ पे तैयार हो रहा है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ये फीमेल की ओवरीज के अंदर होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एक है LU, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। LU से मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहाँ पे तैयार हो रहा है? ये मेल और फीमेल दोनों के सेक्स हार्मोन के अंदर तैयार होते हैं। एक है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये कहाँ पे तैयार हो रहा है? ये थायराइड ग्लैंड के अंदर तैयार होते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से तैयार हो जाते हैं, फिर आगे थायराइड ग्लैंड के पास आ जाता है। तो ये कुछ हार्मोन्स थे जो कि इसकी इंक्रीज का नेचर भी बता दिया और इसकी टारगेट एरिया जहाँ पे तैयार हो रहा है ये भी मैंने बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका हो। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हार्मोन्स की एक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह हार्मोन्स जाके एक टारगेट एरिया के पास या एक सेल के पास और इसके पास मैसेंजर के तौर पे जाके पैगाम कैसे ले लेते हैं। तो वो कैसे पैगाम को फिर ले लेते हैं, उसके खिलाफ अपना एक्शन किस तरह दिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हार्मोन्स की एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।